सामान्य विज्ञान के लिए फिजिक्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोशन गति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमें उम्मीद है कि आप इसे उपयोगी पाएंगे। मोशन, तो मोशन में पहला जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ये क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट या समझ लीजिए किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अगर हम लोग पॉइंट की तरह कंसिडर किए, सुने, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग या बॉडी को किसी पॉइंट की तरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, उस सीधी रेखा सरल रेखा के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। बस समझे? और वही अगर उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को पॉइंट की तरह नहीं बल्कि वो उसमें ढेर सारा पॉइंट होगा, तो वो सारा पॉइंट जब मूव कर रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है? जैसे ट्रांसलेटरी मोशन का उदाहरण हो गया, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई चीज ऐसे स्लाइड कर रहा हो, इस तरह, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, लेकिन ये इंक्लाइन पाथ पर स्लाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है? उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ऑब्जेक्ट या बॉडी को पॉइंट की तरह, और ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है? और जब उसी ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट उस सर्कल पर, मतलब उसको पॉइंट की तरह नहीं बल्कि उसको कंसिडर कर रहे हैं एट ए बॉडी, तो उसका सारा पॉइंट एक साथ मूव कर रहा है, तब उसको हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन हो गया एक तरह का, जब हम लोग उसको कंसिडर करेंगे पॉइंट, तब ये हुआ सर्कुलर मोशन। और जब पूरा ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम लोग पॉइंट की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं बल्कि वो उसमें ढेर सारा पॉइंट है जो पूरा सब एक साथ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो उसको हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। बात समझ में थी? अब क्या होता है ना कि एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, मतलब टू डायमेंशनल मोशन, यूनिडायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो ये कोई पॉइंट है जी, यहां से इस पाथ पर चल रहा है, ये आ गया P से Q पॉइंट पर। तो इसको जानने के लिए हम लोग को कुछ दो चीज जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग को ये पता है कि यहां से यहां, मतलब केवल ये वाला पॉइंट हम लोग पता चल गया, यहां से यहां, मतलब दो चीज की जानने की जरूरत पड़ी। एक ही स्ट्रेट लाइन में हम लोग को पता चला कि ये डिस्टेंस हम लोग नाप लिए, तो पता चला कि ये मूव किया, तो ये हुआ यूनिडायमेंशनल। और जब मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज का पोजीशन इस तरह से जैसे है, ये पोजीशन है किसी चीज का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और इसका पोजीशन है पी एक्स वाई। तो इसका मतलब पी का पोजीशन जानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ा कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये इतना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, तो एक्स डिस्टेंस, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई। और मान ली यहां पर आ गया तो उसका अलग। तो इस तरह से जब हम लोग दो प्लेन में किसी वस्तु का पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अब उसी तरह मान ली कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में, ठीक है, जहां पर तीन एक्सिस जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इस तरह से, और उसका पोजीशन हम लोग को, जैसे मान ली यहाँ पर पी पोजीशन है, ये एक्स वाई जेड, इसका पोजीशन जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा कि इधर भी इसका भी पोजीशन जानना है, इसका भी पोजीशन जानना है। तो इस तरह से जो पोजीशन हुआ मोशन, उसको हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन।
जब हम लोग तीनों एक्सिस के रिलेटिव इसका पोजीशन हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब क्या है ना कि जब हम लोग सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन सब देखते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि रेडियन क्या है। नहीं तो देखिए, रेडियन क्या है वो आप समझ लीजिए। ये थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस एस है ये वाला, और ये तो आर है। तो रेडियन किसको कहते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल इज नोन एज 1 रेडियन। हिंदी में बताते हैं मतलब कि ऐसा चाप जिसकी लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। तो जैसे ये हुआ एस थीटा इक्वल टू, एक मिनट रुकिए, थीटा इक्वल टू एस बाई आर। ठीक है। अब एस और आर बराबर हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो एस इक्वल्स टू आर तो थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। बात समझ में आई कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन। ठीक है। अब ये हो गया रेडियन। इसी तरह होता है स्टेडियन। स्टेडियन, अब ये क्या होता है, तो ये हुआ ठोस। ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड स्फीयर है मान लीजिए। सॉलिड स्फीयर में किसी स्फीयर के उतने पोर्शन द्वारा स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनाया गया उतने पोर्शन के द्वारा जिसका एरिया आर स्क्वायर के बराबर है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेडियन, 1 स्टेडियन। बात समझ में आई कि एक स्फीयर ऐसे उसके इतने पोर्शन के द्वारा बनाया गया जो एंगल, ठीक है, इसका एरिया कितना है, इस पोर्शन का एरिया आर स्क्वायर के बराबर है। आर मतलब रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो उसको कहेंगे हम लोग स्टेडियन। जैसे आप समझ लीजिए कि स्टेडियन हो गया, स्टेडियन इक्वल्स टू क्या हो गया कि जैसे एरिया बाय आर स्क्वायर। किसका एरिया, ये सॉलिड का एरिया बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्टेडियन। बात समझ गए। तो अब इसको जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, स्केलर और वेक्टर। हिंदी में हुआ इसको कहेंगे हम लोग अदिश, नहीं जी, और ये हुआ सदिश। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर या सदिश। और जिसको केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, मतलब जिसको केवल द्रव्यमान है, मात्रा है, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब केवल द्रव्यमान, हाँ, केवल इसको मात्रा है। ठीक है। और इसको क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे हम लोग वेक्टर। इसको केवल मात्रा है, इसको मात्रा और दिशा दोनों है। ठीक है, समझ गए। अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल देख लीजिए। स्केलर कौन कौन क्वांटिटी होता है इसको जरा देखिए। ये हो गया डिस्टेंस, हिंदी में दूरी, स्पीड, ठीक है, उसका मास मतलब द्रव्यमान, वर्क मतलब कार्य, पावर, एनर्जी,
ठीक है। उसके बाद प्रेशर, उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये सब साथ, इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो हो गया दूरी, ये चाल, ये द्रव्यमान, ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये कार्य, ये शक्ति, हाँ, ये ऊर्जा, ये दबाव, ये हो गया कार्य, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया चाल, और ये हो गया दूरी। और उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये सब चीज क्या हो गया, ये सब हो गया अदिश राशि। इसको क्या कहेंगे, अदिश। अब सदिश में क्या क्या होगा बेटा, देखो डिस्टेंस, पावर, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, ये सब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा है क्या चीज, स्केलर मतलब अदिश। बेटा दे, अब देखिए सदिश में क्या क्या होगा, इसको बताए। सदिश को डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब इसमें दिशा भी होती है और उसमें मात्रा भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हिंदी में हो गया ये विस्थापन। उसके बाद वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स बल, वेट भार, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स, मोमेंटम, इसमें संवेग कौन सा हुआ, कौन आवेग हुआ, ये बल क्या हुआ, आवेग, और ये संवेग। तो ये सारा हुआ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारा, तो ये सबको याद रखना, ये सब यदा कदा परीक्षा में आता ही रहता है, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कोई एग्जाम। तो अब क्या है ना कि हम लोग शुरू करेंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस मतलब दूरी। हाँ, ये क्या हुआ कि लेंथ ट्रेवल्ड, तय की गई लंबाई, उसको कहते हैं हम लोग दूरी। जैसे ये हुआ यहां से यहां, मान ली यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे सब लंबाई को नाप लेंगे हम लोग। ये क्या हो गया, ये हुआ दूरी, ये स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो हुआ ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस। और इसी में हम दिखाते, देखिए, एंड डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये देखिए, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहां दूरी हो गया इतना सारा, और डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां पर हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
अब स्पीड हुआ जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हिंदी में दूरी में परिवर्तन की दर, नहीं दूरी में परिवर्तन की दर, ये हो गया दूरी में परिवर्तन की दर, नहीं दूरी में परिवर्तन की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। तो डी हो गया दूरी है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो हम लोग मीटर में लेते हैं एसआई में, और समय सेकंड में, तो इसका हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया दूरी। अब वेलोसिटी मतलब वेग, वेग क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं वेग। अब वेग चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी है u, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी दियो इनिशियल वेलोसिटी को इस तरह से, और फाइनल वेलोसिटी को u और v, समझ गए? तो अब क्या है ना कि वेलोसिटी, अब एक चीज और बता दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। से पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये ना हुआ। तो वेलोसिटी अभी हम लोग क्या देखें? अच्छा वेलोसिटी का तो बताया नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग मीटर में करते हैं और टाइम सेकेंड में, तो वेलोसिटी का भी हो गया यूनिट मीटर पर सेकेंड, नहीं ये ना हुआ। अब हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, नहीं तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग अभी देखें मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया त्वरण का इकाई। त्वरण की इकाई क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग थोड़ा जाने कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो? रेट, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई है, समान समय अंतराल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस तय किया गया तो उसको कहा गया यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और समान समय अंतराल में अगर समान डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। कैसा है वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब जैसे देखिए वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग कैसे ग्राफ से दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले सेकंड में, ये टाइम है जी, ये सेकंड में टाइम, पहले सेकंड में कोई व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन था 5 मीटर, कुछ भी ईस्टवार्ड वेस्टवार्ड कुछ भी। दूसरे सेकंड में ये 10 मीटर पर था, तीसरे सेकंड में ये 15 मीटर पर था। अब इससे ये पता चल रहा है कि एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, नहीं तो इसको अगर हम लोग, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम लोग ग्राफ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये होगा ग्राफ, ये ना होगा ग्राफ। ठीक है, तो इसको इस तरह से मिलाएंगे हम लोग तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो याद रखना है कि वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो कैसा होगा? तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन होता है कब, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, मतलब समरूप वेग होता है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जैसे पहला सेकंड में ये गया 5 मीटर और दूसरा सेकंड में इसका पोजीशन था यहां पर 7 मीटर। पहला में 5, ठीक है, दूसरा सेकंड में इसका पोजीशन 7 मीटर, तीसरा में 11 मीटर, 11 मीटर, ठीक है। इस तरह से अगर होगा तो कैसा होगा, देखिए ये हुआ ऐसा जी, ये हुआ ऐसा, फिर हुआ ऐसा और फिर हो गया ऐसा। तो ये जो है ऐसे ऐसे होगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमरूप, ये हुआ वेलोसिटी, समझे। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, समझ गए जी। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब एक्सेलरेशन जो है, पहले इसको हम लोग ग्राफिकली देखें। देखिए एक्सेलरेशन में क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पहले सेकंड में किसी वस्तु का वेग है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे में इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे में वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर किसी वस्तु का वेग समान रूप से बढ़े तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समरूप त्वरण। बात समझ गए। तो ये हम लोग क्या जानने की कोशिश करें, समरूप त्वरण। ये समय है, समय सेकंड में है, और ये वेलोसिटी है, वेग है मीटर पर सेकंड में। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है, दूसरे सेकंड वेलोसिटी बढ़ के हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड वेलोसिटी बढ़ के हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये रिटार्डेशन भी होता है यूनिफॉर्म। अब रिटार्डेशन मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु का वेग समान इंटरवल ऑफ टाइम में, समान समय अंतराल में, समान रूप से, समान मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा में कम होता जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। हिंदी में इसको कहेंगे मंदन, समरूप मंदन, ठीक है। तो वो जरा सा देख लीजिए। मान लीजिए कोई कार है जो 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा था, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा था, ठीक है। अब ये ब्रेक लगाया तो हर सेकेंड में इसका जो है वेलोसिटी वो घटा कितना से, देखिए ये देखिए इसका वेलोसिटी हो गया पहले सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका वेलोसिटी देखिए यहां पर, इसका वेलोसिटी हो गया दूसरे सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 0। नहीं जी, ये ना हुआ। पहले सेकेंड में इसका वेलोसिटी था, सॉरी इसका वेलोसिटी था पहले 15 मीटर पर सेकेंड, अब 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसका पर सेकेंड घटा, तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बात समझे। तो ये हम आपको ग्राफिकली बताएं कि कैसे कैसे हम लोग
रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो, सब समझ गए। अब कुछ कुछ प्रश्न होता है जो कि इससे संबंधित आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। एक बात पहले बता दिया और तब हम कुछ कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्व के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण। तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी वस्तु, जैसे इसको हम लोग ऐसे करके छोड़ दे मतलब फ्री फॉलिंग, तो छोड़ दे तो ये देखिएगा कि 1 सेकेंड इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण, मतलब पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटी के कारण इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से 3 सेकेंड के बाद इसका और वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसी तरह 9.8 ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन ये कैसा, किस कारण से एक्सेलरेशन हुआ, ये अर्थ के अट्रैक्शन के फोर्स के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग अब इसको यहां से मान लिया हम लोग ऐसे करके फेंके, तो फेंक दिए तो हम फोर्स लगाए, तो उस फोर्स के कारण इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मान लीजिए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और 9.8 मीटर पर सेकेंड के बदले हम लोग मान लें कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो एक्सेलरेशन हम लोग जो इसको फोर्स लगाने के कारण जो एक्सेलरेशन उसमें दिए, तो 30 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड। अब हर सेकेंड इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घटेगा उतना ही 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से या 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो उसको हम लोग कहेंगे, जब याद रखना ये है कि जब वस्तु नीचे आता है तो जी जो है बढ़ता है, ये होता है प्लस, और जब कोई चीज नीचे गिरता है तो जी होता है माइनस। यही बताने की हम कोशिश कर रहे थे। बात समझ में आई? क्योंकि जब हम लोग इसको नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, बात समझे, और ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए जी प्लस माइनस का कंसेप्ट आप समझ गए कि अगर ऊपर जाएगा वस्तु नीचे से तो जी माइनस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी प्लस। अब कुछ कुछ ध्यान देना इधर देखिए, आपको ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से आया परीक्षा में। ये मान लीजिए 25 मीटर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये सब टाइम है 1 2 3 4 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 10 15 20 कुछ कुछ है लिखा हुआ, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर। ठीक है, इस तरह ग्राफ है। आपको पूछा गया कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो बताइए क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और लोग बताइए, आप बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले ये देखिए कि क्या चीज है, ये है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और ये है टाइम मतलब समय। समय ये सेकेंड में दिया हुआ है, ये सब सेकेंड है, और ये विस्थापन है। तो ग्राफ देख के आपको बताना है कि ये क्या, किस तरह की घटना को ये बता रहा है ग्राफ। ये बता रहा है आप लोग, तो ये देखिए पहले सेकंड में इसका डिस्प्ले ये कहां पर है 25 मीटर में, दूसरे सेकंड में कहां है और तीसरे सेकंड में। इसका क्या मतलब हुआ, वस्तु जो है स्टैटिक है, वस्तु रुकी हुई है,
वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। इधर क्या नाम है आपका, नाम भुला गया, नीरज क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए जी। तो उसको ये जो इसमें ग्राफ में बताया गया उसके हिसाब से बोलना है, ऐसे थोड़ी कुछ अब दूसरा देखिए जी, अब यही चीज इधर ध्यान दीजिए, यही ग्राफ है। अब ये हो गया वेलोसिटी मतलब वेग, ये वेग है। अब बताइए क्या है, अब सर सब मतलब एक समान स्पीड से चल रहा है तब तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, बस समझ गए, या इसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, बात समझ में आई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, अब देखिए देखिए आपको अब बता रहे हैं कि एक प्रश्न, प्रश्न ये है कि किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया और फिर वो आपके हाथ में वापस आ गया। इस घटना को आपको परीक्षा में आया है, इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ चार्ट दिया गया, चार्ट दिया हुआ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ मतलब वेग और समय, ये ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, ये सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये सारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो आपको इस घटना के बारे में इस ग्राफ से बताने की कौन सा ग्राफ इस घटना को बता रहा है कि वेलोसिटी, पहले आपको बताया कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया फिर वापस वो आपके पास आ गया, वापस आप ऊपर की ओर बॉल फेंके फिर वो आपके हाथ में वापस आ गया। इसी घटना को चारों में से, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम नंबर भी देते हैं ए बी सी डी, ताकि नहीं कहीं वहां से हम बोले थे तो हम वही बोल रहे थे। अब बताइए कौन सा हुआ, इसको घटना को कौन बता रहा है, कौन, बी। और लोग आंसर तो आना चाहिए अलग अलग ना, तब ना होना चाहिए वेराइटी होगा। देखिए ये देखिए फिजिक्स ऑनर्स बी आंसर है। अच्छा देखिए जी आंसर ये क्या बता रहा है कि ये कहीं गया जी एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया नहीं, समझ गए ना। इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और कहीं जाने के बाद रुक गया, रुका नहीं, बढ़ता जा रहा है इसका वेलोसिटी। आप ये नहीं बता रहा है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है और फिर वेलोसिटी घटता जा रहा है, ये बता रहा है। समझे, यहां तक गया वेलोसिटी, उसका फिर घटता जा रहा है वेलोसिटी। और ये क्या बता रहा है कि ये वेलोसिटी घटता गया, हाँ, और जीरो हो गया, और जीरो होने के बाद फिर बढ़ते जा रहा है। नहीं तो आप जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि उसका वेलोसिटी घटता जा रहा है, जी के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नहीं जी। तो वो यूनिफॉर्मली इसका वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है, या यूनिफॉर्मली उसका एक्सेलरेशन घट रहा है, और फिर वहां पर पहुंचने के बाद जब जीरो हो जाएगा तब ना फिर वो वापस आएगा। तो वापस भी जब आएगा तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका वेलोसिटी घट रहा है, नहीं, एवरी सेकेंड इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से घट रहा है, और घटते घटते जब जीरो हो गया वहां जाके तब फिर वापस आना शुरू किया, तो फिर अब 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये वाला हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब मान लिया जाए एक और आपको प्रश्न बता रहे हैं, इसी में उसका उत्तर है कि एक आदमी आ रहा है अपनी गाड़ी से,
और कहीं भीड़ भाड़ थी, मेला वाला था, तो इनफॉर्मली अपना वेलोसिटी को घटाया, या एक्सेलरेशन जो भी कहिए घटाया, और फिर जितना दूर तक भीड़ भाड़ थी उसमें एक समान कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, और फिर जैसे ही मेला खत्म फिर वो तेजी से भागना शुरू किया, यूनिफॉर्म मतलब वो अपना एक्सेलरेट किया या यूनिफॉर्मली अपना वेलोसिटी को बढ़ाते गया। तो इसी चारों में से आप दो तो क्लियर हो गया जी, तो दो ही तो बचा है, तो दो ही में आपको बताना है, सी होगा। कौन सा सी है? अच्छा सी वाला, ठीक है जी। देखिए ये पहले अपना वेलोसिटी घटाया, उसका ये मेला की दूरी तय किया इस समान वेलोसिटी से, और फिर ये बढ़ा रहा है। क्लियर? अब क्या होता है ना, कभी कभी आपको आता है क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको कहा कि डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट जो भी, तो इस तरह से आपको ग्राफ दिया रहेगा, समझे जी, इस तरह से। और बीपीएससी में चूंकि साइंस से रिलेटेड जो भी खासकर फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न जो आता है वो अच्छा इंटरेस्टिंग आता है। तो इस तरह का जैसे आपको पूछा, ये हुआ वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है। अब कुछ डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ ये दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से दिया हुआ ये टाइम। और ये मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से दिया हुआ है। अब का ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको पूछा कि ओ से ए की दूरी कितनी है, या ओ से बी की दूरी कितनी है, या ए से बी की दूरी कितनी है, या ए से सी की दूरी कितनी है। इस तरह से अगर पूछा आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालने, तो आप क्या करेंगे, जहां का दूरी पूछ रहा है उतना का एरिया निकाल देना है। जैसे आपको ओ ए पूछ रहा है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। आपको ए बी पूछ रहा है खाली, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देना है। आपको ओ सी पूछ रहा है तो सब इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का, इस ट्रायंगल का सबका एरिया निकाल के जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका डिस्टेंस निकल गया। बात समझ में आई? तो इस सबको अब क्या है ना कि कुछ छोटा छोटा खास करके बीपीएससी में प्रश्न आता है न्यूमेरिकल, तो उसके लिए आप ये सब फॉर्मूला आप याद रखें, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये प्लस माइनस, अब प्लस माइनस क्या है, अगर एक्सेलरेशन है तो प्लस होगा, ये माइनस आ रहा है, या आप रिटार्डेशन निकाल रहे हैं तो उसमें आप माइनस, रिटार्डेशन दिया हुआ है तो उसमें ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस, और ये प्लस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, मतलब रिटार्डेशन। ये u प्लस माइनस जी टी, ये तो लीनियर हो गया एक्सेलरेशन, ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, या h इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां s क्या है, s है डिस्टेंस, s क्या है, दूरी, s दूरी हुआ, ठीक है। यहाँ h चूंकि अब ये वर्टिकल हो रहा है तो इसलिए यहाँ h कर दी उसको, ये लीनियर था इसलिए s, p स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। a क्या है, एक्सेलरेशन, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये प्रारंभिक वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, u प्लस माइनस 2gh। तो इन सब फार्मूला का आपको इस्तेमाल करके छोटा छोटा आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको खाली फार्मूला कम से कम याद रखेंगे तो आपका, अगर एकदम कमजोर भी होंगे तो आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।